अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज हम आईकॉम और बीकॉम लेवल के ऊपर अपना नया टॉपिक पार्टनरशिप डिसोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के चैप्टर का पहला लेक्चर है, जिसके अंदर मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको आज बताऊँगा कि डिसोल्यूशन का अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है, उसके अंदर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और फिर हमने उस क्वेश्चन से किस तरीके से डिसोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। डिसोल्यूशन अकाउंट आप लोगों को पता ही है, जिसमें का वर्ड आप लोग का थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है और जनरली जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, तो उसके अंदर जितने भी एसेट्स मौजूद होंगे, उन तमाम को आपने लिक्विडेट करना है और जितना पैसा आपके पास उसकी लिक्विडेशन से आएगा, आपने उस पैसे से पहले पार्टनरशिप की जो एज़ अ होल, एज़ अ फर्म जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं, आपने उनको अदा करना है। उसके बाद अगर कोई पैसा आपके पास बच जाता है, तो वो अपने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो रिसोर्सेज़ या जो एसेट्स किसी भी फर्म या पार्टनरशिप कंपनी के पास अवेलेबल हैं, फर्म के पास अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेज़ जब लिक्विडेट होते हैं, जब बेचे जाते हैं, तो वहाँ से जितना भी पैसा आपके पास आता है, वो सफिशिएंट नहीं होता, जिससे आप एज़ अ पार्टनरशिप फर्म की जो है वो लायबिलिटीज़ पे कर सकें। तो उस सिनेरियो के अंदर जो है आपको पार्टनर्स के ज़ाती अकाउंट से या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पैसे जो है वो निकाल कर लायबिलिटी जो है वो फुलफ़िल करनी पड़ती है। अभी हम अपने टॉपिक को सिर्फ़ आईकॉम और बीकॉम के लेवल तक रखेंगे और यहाँ पे हम जितनी भी पार्टनरशिप करेंगे, वो आपके आईकॉम और बीकॉम के सिलेबस के मुताबिक होगी। प्रैक्टिकली पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के अंदर और बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारे रूल्स एंड लॉज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सिलेबस के मुताबिक जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते हैं एज़ पर स्टडी टेक्स्ट जो है, हम उन्हीं को अप्लाई करेंगे। तो मैं एक बार रिपीट करता चलता हूँ कि पार्टनरशिप का वो चैप्टर है जिसके अंदर आप ये बात या ये चीज़ देखते हैं कि जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है, किसी भी वजह से डिसॉल्व हो रही है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे कि डिसॉल्यूशन की वजह क्या है। तो जब आपने उस फर्म को डिसॉल्व करना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास होगा, आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन जो है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो फेडरल बोर्ड के 2018 एनुअल के पेपर में आया है और बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जो एडिशन जो है आईकॉम के लेवल के ऊपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और फेडरल बोर्ड का ये 2018 एनुअल का पेपर है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप क्वेश्चन को देखें, तो 3 पार्टनर्स का ज़िक्र किया गया है, एक्स, वाई एंड ज़ेड। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है या लॉसेस जो है वो एक खास प्रोपोर्शन के साथ 5, 3 और 2 की रेशियो से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन 1st ऑफ जनवरी 2005। अगर आप क्वेश्चन को देखें, तो जब क्वेश्चन हमें प्रेजेंट किया गया है, तो उसके अंदर हमें पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑन की गई हैं, वो एज अ बैलेंस शीट के तौर पे की गई हैं, यानी कि उस फर्म की जो बैलेंस शीट हमें दे दी गई है, उसमें उसके एसेट्स हैं, उसमें उसकी लायबिलिटीज हैं। एसेट्स की प्लीज देखें तो कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जेड कैपिटल अकाउंट। मैं इसको डिस्कस करता हूँ कैपिटल अकाउंट एसेट साइड पे क्यों आ रहा है। लायबिलिटी साइड पे देखें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं। आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर आमतौर पर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एसेट्स की लिस्ट होती है, राइट हैंड साइड के ऊपर लायबिलिटीज की लिस्ट होती है, तो ये बकायदा बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट के अंदर जो एक डिफरेंट बात आप लोगों को नजर आएगी, वो कैपिटल अकाउंट जो है वो एक पार्टनर का, जेड पार्टनर का लेफ्ट साइड पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को कहीं पर कोई लॉस हुआ था या इस कंपनी को जेड ने जो है वो 32,000 की अमाउंट जो है वो पे करनी है, या यूं कह लें कि जितना भी कैपिटल इस बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसमें से 330,000 कैपिटल एक्स पार्टनर एक्स ने लगा रखा है, 130,000 जो है वो पार्टनर वाई ने लगा रखा है, लेकिन पार्टनर जेड के जिम्मे जो है वो 32,000 का बैलेंस रहता है, जो इस पार्टनर ने इस फर्म के अंदर लगाना है। उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, कोई नुकसान हुआ होगा, उस नुकसान के जिम्मे के अंदर 32,000 जो है जेड के पास चला गया या उसके जिम्मे आ गया, या इसने कोई
चीज़ ड्राइंग्स कर ली हैं, तब 32,000 वहाँ पर चला गया, या कोई और रीज़न हो सकती है। ये नया पार्टनर एंटर हुआ था, इसने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी थी, इसकी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं थी एंटर होते हुए। एक्स और वाई ने जब इसको एडमिट किया, तो उसके ज़िम्मे कोई पैसे थे, कोई भी रीज़न यहाँ पर हो सकती है। सो अभी जो प्रेजेंटली अगर हम देखें, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, तो पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स की लिस्ट दी गई है, उसकी लायबिलिटीज की लिस्ट दी गई है। और अगर आप क्वेश्चन को नीचे देखें, क्योंकि क्वेश्चन डेसोल्यूशन का है, तो बेसिकली क्वेश्चन प्रेजेंट ही इस तरह किया गया है कि आपने इस फर्म को डिसॉल्व करना है, और ये इसकी सूरत हाल है एसेट्स और लायबिलिटीज के नाम से। जब मैं क्वेश्चन को आगे देखता हूं, तो नीचे दिया होता है एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज का मतलब ये है कि जब आप इस कंपनी के या इस फर्म में मौजूद एसेट्स को बेचेंगे, तो आपको ये अमाउंट जो है वो मिलेगी। लेट्स सपोज अगर देखूं कि अगर आप बैलेंस शीट में देखें, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 80,000 का आ रहा है, और जब नीचे लाइन में पढ़ते हैं द एसेट रियलाइज लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 100,000, इसका मतलब ये कि फर्म के पास एसेट जो है वो 80,000 का था, और जब आप उन्होंने इसको बेचा, उस वक्त वो 1 लाख का बिका। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 250,000 की बिकी, सन्ड्री डेटर्स जो है वो 121,000 के बिके, स्टॉक जो है वो 47 का बिका, एंड सो ऑन। और आखिर पे का अमाउंट आप देखेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ डेसोल्यूशन रुपीज 3600। और इस तमाम काम को करने के लिए जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं वो 3600 के हैं। अब ये डेसोल्यूशन के एक्सपेंसेस क्या हैं? जब भी आप किसी फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, तो पार्टनर का जो लगा हुआ सरमाया है, वो आपने उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी है, तो वो आपने पहले पे करनी है पार्टनर्स को, उनका पैसा देने से पहले। अब पार्टनर का पैसा जो है वो एसेट्स की शक्ल में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखें, एक्स का कैपिटल है, वाई का कैपिटल है, जेड का नेगेटिव कैपिटल एक तरीके से आ रहा है। तो इनका जो सरमाया लगा हुआ है, ये कैश फॉर्म में नहीं है। कैश सिर्फ फर्म के पास 18,000 का है। ये सारा का सारा पैसा एसेट्स की शक्ल के अंदर जो है वो एसेट्स की शक्ल के अंदर जो है वो इस फर्म के पास पड़ा है। तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, तो इन पार्टनर्स को जो अपने पैसे देने हैं, जिनका सरमाया लगा हुआ है, कैपिटल जो लगा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए आपके इसके एसेट्स को इकट्ठा करना है। एसेट्स को इकट्ठा करके आपने इनको बेचना है। उस बेचने से जो पैसे आपके पास आएंगे, उनसे आपने फर्म की कोई लायबिलिटीज पे करनी है। बाद में जो पैसे बचेंगे, वो आपने पार्टनर्स को दे देना है। हाँ, यहाँ पर ऐसे बात का जरूर आता है क्वेश्चन के अंदर कि किसी पार्टनर ने अपने सरमाए के अगेंस्ट फर्म में मौजूद कोई एसेट ऑक्यूपाई कर लिया। उसने कहा कि मेरा ये सरमाया लगा हुआ है, आप मुझे सरमाया का कैश ना दे, बल्कि ये एसेट जो है वो मुझे हैंड ओवर कर दें। तो अपने कैपिटल की वैल्यू के मुताबिक जो है वो एसेट को रियलाइज कर लेता है। मैं तो फिर अब इस पर नजर डालते हैं। तो ये देखें, अगर आप क्वेश्चन देखें, जो डेसोल्यूशन का हमें एग्जाम के अंदर आता है, वो इस तरीके से होता है। बैलेंस शीट दी होती है, फर्म के एसेट्स दिए होते हैं, उसकी लायबिलिटीज दी होती हैं, पार्टनर्स के कैपिटल्स की अमाउंट दी होती हैं, पार्टनर्स के दरमियान जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दी होती है। फिर हमें बता देते हैं कि अगर आप इस एसेट्स को बेचेंगे, तो वो एसेट्स इतने इतने के बिकेंगे, और इनको बेचने के ऊपर जो लिक्विडेटर जो है, जो अपॉइंट होता है, ये पार्टनर्स को जो है, जो भी एक्सपेंसेस करते हैं सारे प्रोसेस के अंदर, वो एक्सपेंसेस दिए होते हैं। और हमें वो कहते हैं कि आप हमें रियलाइजेशन अकाउंट, जो बेसिक क्वेश्चन आमतौर पर बनता है या अकाउंट बनता है इसके अंदर, वो बना के दें। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपको ये बताएगा कि आप ये बताएं कि आपके पास कितने के एसेट्स थे, आपने वो कितने के बेचे, उसमें से कितनी आपने लायबिलिटीज पे की, और फिर कितना कितना पैसा जो है वो पार्टनर के पास चला गया। और उसके बाद फिर एक जिमनी क्वेश्चन जो है वो इसमें दे देता है, जिस तरह उसने यहाँ पे दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता दें, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हर पार्टनर के हिस्से में कितना कितना पैसा आया। तो क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपका थोड़ा माइंड बन चुका हो, तो आपको बता दूं कि जब हम रेजोल्यूशन का क्वेश्चन करेंगे, तो हमने बेसिकली उसमें रियलाइजेशन अकाउंट एज अ फंडामेंटल एलिमेंट के तौर के ऊपर तैयार करना होता है। और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमने बताना ही ये होता है कितने एसेट्स थे, कितने लायबिलिटीज थी, कितने के एसेट्स बिके, और कितनी लायबिलिटीज हमने पे कर दी, अब पार्टनर्स के हिस्से के अंदर क्या आया। और यही काम बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बनता है। तो मैं जर्नल एंट्रीज पे जाने की बजाय एक सिंपल वे जो मैं समझता हूं कि आप सबसे पहले डायरेक्टली रियलाइजेशन लेजर अकाउंट जो उसको तैयार कर लें, वो आपके लिए बनाना काफी आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पर पहले आपको फॉर्मेट बना कर बता रहा हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के तरीके से। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर जो अभी मैंने आपको शो किया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनता है, तो सबसे पहले हम फर्म का नाम लिख लेते हैं। हम कोई भी यहाँ पे नाम ले लेते हैं, ABC फर्म। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट,
एंड एज ऑन अगर कोई डेट दी हो तो हम उसको यहां पर मेंशन कर लेंगे। ये बेसिकली एक टी अकाउंट है, एक लेजर अकाउंट है जो हम यहां पर बना रहे हैं। और इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है। एक इसकी डेबिट साइड है, एक इसकी क्रेडिट साइड है। आप लोगों को लेजर अकाउंट का डेफिनेटली पता होगा लेजर अकाउंट किस तरह बनता है। मैं मुकम्मल फॉर्मेट की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ उसके मेन पार्ट की तरफ जा रहा हूं। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सब स्टेप नंबर वन ये है, कंपनी के अंदर जितने एसेट्स मौजूद हैं, फर्म के पास जितने एसेट्स हैं, वो सारे के सारे आपने डेबिट साइड के ऊपर लिस्ट डाउन करने हैं, मासवाए कैश एंड बैंक बैलेंस के। रिपीट कर रहा हूं, स्टेप नंबर वन, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तमाम की तमाम एसेट्स जो हैं वो डेबिट साइड के ऊपर लिस्ट डाउन करेंगे, लेकिन उसके अंदर कैश और बैंक बैलेंस नहीं आएगा। मैं इस तरह ही लिख देता हूं, स्टेप नंबर वन, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, वो सारे के सारे हम डेबिट साइड के ऊपर लिस्ट डाउन करेंगे। आमतौर पर क्वेश्चंस के अंदर या जो आपको मेन एसेट्स मिल सकते हैं वो मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं। आप लोगों को बिल रिसीवेबल मिलेगा, वो आप लिस्ट डाउन करेंगे। आपको स्टॉक मिलेगा, वो आप लिखेंगे। आपको प्लांट एंड मशीनरी मिलेगी, वो आप लिखेंगे। आपको डेटर्स मिलेंगे, वो आप लिखेंगे। इसके अलावा आपको लैंड एंड बिल्डिंग मिलेगी, वो आप लिखेंगे। इसके अलावा आपको व्हीकल्स मिलेंगे, वो आप लिखेंगे। इसके अलावा आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। आमतौर पर पार्टनर से मिलकर एक इंश्योरेंस करवाई होती है जिसके अगेंस्ट उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम दिया होता है, तो उसकी वो एक एसेट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। वो जब आप अपनी इंश्योरेंस खत्म करवाते हैं तो कुछ सरेंडर करने के ऊपर, इंश्योरेंस खत्म करवाने पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर मिलती है। एज पर एसेट डेफिनेशन, जो चीज इन फ्यूचर आपको कोई ना कोई रिसोर्स देगी, कोई ना कोई कैश फ्लो देगी या कोई ना कोई बेनिफिट देगी, दैट विल बी एन एसेट फॉर यू। तो आमतौर पर रियलाइजेशन के क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए जब कोई इस किस्म का आपके पास एसेट नजर आए तो आपने उसको भी लिस्ट डाउन करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इंश्योरेंस लिख रहा हूं, इंश्योरेंस की जो वैल्यू होती है वो यहां पे लिस्ट डाउन होगी। तो ये मेन एसेट्स हैं जो आमतौर पर क्वेश्चन में मिलेंगे। स्टेप नंबर वन, जितने भी एसेट्स दिए हों, मासवाए कैश एंड बैंक बैलेंस के, वो सब के सब आपने यहां पर लिस्ट डाउन कर देने हैं। यहां पर आपने देखना है कि हमेशा इनकी बुक वैल्यू जो है अपने मेंशन करनी है। बाउस का लिखा होगा प्लांट एंड मशीनरी, दिस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन दिया होगा, तो आपने माइनस करके नहीं लिखना, आपने फुल वैल्यू यहां पर लिखनी है। माइनस करके लिखेंगे तब भी आपका आंसर इक्वल सही आ जाएगा, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल फॉलो करते हुए जो एसेट्स की बुक वैल्यू आ रही है आप उनको उसको यहां पर लिस्ट डाउन कर दें। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के ऊपर ऑल लायबिलिटीज, यहां पर लिस्ट डाउन की जाएंगी। लायबिलिटीज कौन कौन सी है आपके पास? क्रेडिटर्स होंगे, प्रोविजंस होंगी। प्रोविजंस कौन सी होती है आमतौर पर? क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, डेटर्स प्रोविजंस, बैंक उसमें डेटर्स प्रोविजंस एंड, या इसके अलावा बैंक लोन। ये प्रोविजंस में नहीं आता, अलग से एक लायबिलिटी है।
बैंक ओवरड्राफ्ट, इस किस्म की लायबिलिटीज जो है वो क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आएंगी। क्यूमुलेटेड फंड है, डेप्रिसिएशंस का है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये वो लायबिलिटीज हैं जो आपको क्वेश्चंस के अंदर मिल सकती हैं, उनको आपने यहाँ पे स्टेप नंबर 2 के ऊपर लिस्ट डाउन करना है। मैं उसके बाद स्टेप नंबर 3 के ऊपर, स्टेप नंबर 3 के ऊपर जितने भी एसेट्स आप बेचेंगे वहां से जितना भी कैश आपके पास आएगा उसको आप क्रेडिट साइड के ऊपर लिस्ट डाउन करेंगे। स्टेप नंबर 3, all cash received from sale of assets, all cash received from sale of assets, इन assets को जो एक्सपर्ट क्वेश्चन में दिया गया है इनको जब आप बेचते हैं तो जितना कैश आपके पास रिकवर होता है वो यहां पर आप लिस्ट डाउन करते हैं। प्लस इसके अलावा एसेट्स टेक ओवर बाय द पार्टनर्स, assets take over by the partners। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई एसेट, लेट्स सपोज बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग फर्म की है, वो 1 लाख रुपए की है, एसेट पार्टनर कहता है कि 1 लाख की बिल्डिंग जो आप मुझे दे दें, जो मेरा कैपिटल बनता है उसके बदले मुझे पैसे ना दीजिएगा, उसको वहां पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जितने की भी वो बिल्डिंग लेगा, 1 लाख की लेता है या जो किसी और वैल्यू की लेता है, जो दूसरे पार्टनर से एग्री कर दें उसको भी आप यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देंगे। सो मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉल कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। स्टेप नंबर 2, ऑल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स, इस किस्म की जितनी प्रोविजंस हैं वो सारी की सारी लिस्ट डाउन करेंगे। स्टेप नंबर 3, जो एसेट्स जितने के आपने बेचे हैं सारे के सारे यहाँ पर उसकी जो वैल्यू बनती है उसको यहाँ पे इंडिविजुअली लिख दें या टोटल करके लिख दें। अगर कोई एसेट जो है वो पार्टनर ने ले लिया है उसको यहाँ पर मेंशन कर दें। स्टेप नंबर 4, कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। इन क्रेडिटर्स को जो आपने पेमेंट की है, जितनी भी पेमेंट की है वो स्टेप नंबर 4 के ऊपर डेबिट साइड के ऊपर आएगी। यहां पर एंड कैश पेमेंट टू मीट द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। इस तमाम प्रोसेस को करने के लिए एसेट्स को इकट्ठा करना, उनको बेचने के ऊपर जो आपका खर्चा आ रहा है वो भी स्टेप नंबर 4 के ऊपर आएगा। दैट इज द कैश पेमेंट फॉर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। दिस इज द होल डिसोल्यूशन प्रोसेस। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1, all assets except cash and bank balance. Step number 2, all liabilities, creditor from creditors to provisions. Step number 3, जितने assets हैं आपके पास, जितने के वो बिके हैं जो क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज उसके मुताबिक all cash received from the sale of assets, value of the assets take over by the partners, स्टेप नंबर 3 के अंदर आएगा। स्टेप नंबर 4, जितनी पेमेंट आपने की है क्रेडिटर्स को वो डेबिट साइड के ऊपर आएगी एंड आखिरी पेमेंट जो आपके पास होती है डिसोल्यूशन के एक्सपेंस को मीट करने के लिए वो डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगी। सो अगर आप इसको स्टेप वाइज याद करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। स्टेप 1 और स्टेप 4 जो है वो डेबिट साइड पर आएगा, स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। स्टेप सिर्फ आप लोगों की याद दिलाने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। स्टेप लिखना ये कोई कंपलसरी नहीं है, ना ही आपने एग्जाम लिखना, आपने सिर्फ इस तरीके से इन लायबिलिटीज को और एसेट्स को यहाँ पर लिस्ट डाउन करना है। अब जब आप देखते हैं अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, आपने टोटल करना है इसके अंदर, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड के टोटल से, तो इसका मतलब ये है कि आपको रियलाइजेशन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से तो आपको इसके अंदर लॉस हो रहा है। मैं रिपीट करता चलता हूं। 4 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपने इस अकाउंट के अंदर बैलेंस कैलकुलेट करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है, आपने इस साइड का टोटल ले लेना है, आपने
डेबिट साइड का टोटल ले लेना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आपका डेबिट साइड पर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी तमाम एसेट्स इकट्ठे करने और बेचने के बाद और लायबिलिटीज पे करने के बाद पैसे आपके पास बच गए हैं, तो ये जो पैसे बचे हैं ये पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और अगर डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट साइड की अमाउंट कम है तो बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर लॉस हो रहा है, यानी कि जो एसेट्स आपके पास पैसे रिकवर हुए हैं वो इतने नहीं हैं कि आप कंपनी की लायबिलिटीज जो है वो पूरी कर सकें। सो ये जो लॉस होगा ये अल्टीमेटली पार्टनर्स के पर्सनल कैपिटल अकाउंट से में जाके एडजस्ट होगा, यानी कि आप यूं कह सकते हैं उसको आमतौर पर कि पार्टनर्स को एक्स्ट्रा पैसे जो है अपने अकाउंट से यहाँ पर देने पड़ेंगे ताकि कंपनी की लायबिलिटीज या फर्म की लायबिलिटीज जो है वो पूरी हो सके। सो ये मेन काम है किसी भी डेसोल्यूशन के क्वेश्चन के अंदर जो आपने करना है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको शो किया था 2018 एनुअल का फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन है, और आप लोगों की जो बुक है जो एडिशन मेरे पास अवेलेबल था जो उसमें मैंने मैच किया, तो क्वेश्चन नंबर 9 बनता है जो डेसोल्यूशन के अंदर आया है। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर जो है मैं इसी तमाम प्रोसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप देख लें कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आपका होगा। ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आ गया है। तो हमने सबसे पहले जब डेसोल्यूशन अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, तो XYZ पार्टनर्स है, हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर XYZ पार्टनर का नाम लिखते हैं, उसके बाद डेसोल्यूशन अकाउंट लिखते हैं, डेसोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। सो XYZ पार्टनरशिप फॉर्म, रियलाइजेशन अकाउंट, डेट में मेंशन नहीं है इसके अंदर, सो वहां पे हम लाइन लगा देते हैं और यहाँ पर हम एक टी अकाउंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स सो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, हमने क्वेश्चन में मौजूद तमाम एसेट्स को जो हमने यहाँ पे कहा था इकट्ठा करना है और डेबिट साइड के ऊपर हमने लिस्ट डाउन करना है मास सवाए कैश और बैंक के। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपके पास जो एसेट्स आ रहे हैं उसके अंदर आपके पास जो एसेट्स मौजूद हैं वो हैं सन्ड्री डेटर्स। सबसे पहला एसेट जो है वो कैश है, कैश हमने यहाँ पर नहीं लिखना, हमने सन्ड्री डेटर्स लिखना है, वो है 152,000 का। तो हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 152,000। सेकेंड एसेट आपके पास है स्टॉक इन ट्रेड, ये है आपका 60,000 का। तीसरा एसेट आपके पास है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये है आपका 10,000 का। उसके बाद आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी 290,000। उसके बाद आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। और उसके बाद दिया हुआ है पार्टनर जेड कैपिटल अकाउंट, वो आपका एसेट नहीं है। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो एसेट्स मौजूद है मास और कैश के हमने सारे यहां पर लिस्ट डाउन कर दिए एंड दिस वन इज आवर स्टेप नंबर 1। नाउ कम टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे हमने क्या करना है, लायबिलिटीज को लिस्ट डाउन करना है। इट्स फॉक्स इस क्वेश्चन के अंदर जो सिर्फ एक ही लायबिलिटी है, सो क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो गया। एक ही लायबिलिटी आपके पास स्टेप नंबर 2 के ऊपर, वो है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की वैल्यू है आपके पास 182,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 182,000। स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीट, सिर्फ एक ही हमारे लायबिलिटी दी गई थी। स्टेप नंबर 3 एसेट्स रियलाइज्ड, जितने जितने के आपके एसेट्स जो है वो बिके हैं।
जब इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एसेट्स कितने कितने के बिके हैं। अब इसको आपको साथ साथ मेरे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 100,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 250,000 का, सन्ड्री डेटर्स हैं 121,000 के, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। स्टॉक 47,000 का है, इसको ऐड करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर 9200 का है, इसको ऐड करेंगे। तो जब हम इन सारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 5,27,200। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5,27,200 की। तो हम यहां पे लिखेंगे स्टेप नंबर 3 के ऊपर कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स 5,27,200, 527,200। और इस क्वेश्चन के अंदर जिसे हमने स्टेप नंबर 3 पे लिखा था एनी एसेट्स टेक ओवर बाय द पार्टनर्स और एनी पार्टनर, तो वो उसमें कोई इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं है, सो ये आइटम यहाँ पर नहीं आएगी। स्टेप नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है, और स्टेप नंबर 4 के अंदर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी होती है और आपने कैश पेमेंट करनी होती है डिसोल्यूशन के। अच्छा, यहाँ पे आपको टेक्निक या टेक्निकल पॉइंट बताना चलूं, आमतौर पर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि क्रेडिटर्स को आपने इतनी पेमेंट की है, ये आपके इतने के क्रेडिटर्स थे और आपने उनको इतने % डिस्काउंट के ऊपर इतनी पेमेंट करके फारिग कर दी है। बात वो क्वेश्चन में आपको नहीं बताता कि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब यही होगा कि जो कैश आपको रियलाइज हो रहा है उसके अंदर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है। अगर वो आपको मेंशन करे तब भी आपने पेमेंट की, अगर आपको मेंशन नहीं करा तब भी उसने आपने उसको पेमेंट कर दी होती है, क्योंकि पार्टनर्स को रियलाइज पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी होती है। तो जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे क्रेडिटर्स को, तब तक हम पार्टनर्स को ये जो हमारे पास पैसा रियलाइज हुआ है 5,27,200, ये हम पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर दे तो दैट्स ओके, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि आपने पार्टनर्स को इतना पैसा दिया है, तब भी आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी, इतने क्रेडिटर्स उसने आपको दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो उसने कहीं पर ये मेंशन नहीं किया कि आपने पार्टनर्स को भी पैसा दिया है, उसने सिर्फ ये मेंशन किया है कि आपने एसेट्स इतने के रियलाइज किए हैं और आपने डिसोल्यूशन के ऊपर 3600 का खर्चा किया है, लेकिन उसने ये मेंशन नहीं किया कि आपने क्रेडिटर्स को 182,000 दिया है। सो अकाउंटिंग क्या लें कि पॉलिसीज को फॉलो करते हुए हमने, क्योंकि अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज ही वहां पर होता है जहां पर हम पार्टनर्स को ये पैसा सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें ये क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। तो ये पैसा जो है हम यहाँ से निकालेंगे, और स्टेप नंबर 4 वही है, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर। तो स्टेप नंबर 4 यहाँ पर आएगा डेबिट साइड पर, तो हम कैश पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को, और वो है 182,000। ये पेमेंट जितनी थी, जितने हमारे क्रेडिटर्स थे, हमने उसको पेमेंट कर दी। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या मेंशन करना होता है, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस के लिए, और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस के लिए जो हमने पेमेंट की है दैट इज 3600, उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। एंड हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसकी तमाम एक्टिविटीज जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम सिर्फ नीचे बैलेंस कैलकुलेट करना है। सो स्टेप नंबर 1, एसेट्स को हमने लिस्ट डाउन किया एज पर दिस स्टेप, जितने दिए थे वहां से कैश और बैंक के। स्टेप नंबर 2, हमने क्वेश्चन में गिवन क्रेडिटर्स को लिस्ट डाउन किया। स्टेप नंबर 3, एसेट्स को बेचा, जितना पैसा आया यहां पर मेंशन किया। स्टेप नंबर 4, क्रेडिटर्स की पेमेंट की और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट यहां से की। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि ये तमाम प्रोसेस करके पार्टनर्स के लिए कितना पैसा बचा। अगर ये साइड हैवी होगी, क्रेडिट साइड के ऊपर अमाउंट ज्यादा है, तो बैलेंस इस तरफ निकलेगा, इसका मतलब पार्टनर्स के लिए पैसा बचा है। और अगर ये वाली साइड ज्यादा होगी तो इसका मतलब पार्टनर के लिए पैसा नहीं बचा, पार्टनर्स को अपने पर्सनल अकाउंट से फर्दर पेमेंट करनी पड़ेगी ताकि कंपनी की या फर्म की लायबिलिटीज जो है वो पूरी हो सके। अब हम इस साइड का टोटल कर लेते हैं पहले। अपेरेंटली नजर भी आ रहा है कि ये साइड जो है वो हैवी है, पहले इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करें 182,000 प्लस 527,200, इसका सम बनेगा आपके पास 1,236,400, 1,236,400, इतना ही आ रहा है।
नहीं, इसको देख लें। सॉरी, ये अमाउंट आ रही है 200, 9, 0 and 7, 182,000 plus 527,200। इसको हम चेक कर लेते हैं एक दफा फिर। $709,200 इस साइड का टोटल करेंगे अब हम 152,000, 60,000, 10,000, 290,000। तो हम उसको इसमें से माइनस करेंगे इस टोटल में से 709,200, 152,000 plus 60,000 plus 10,000 plus 290,000 plus 80,000 plus 182,000 plus 3,600। ये तो हमारे पास आ रहा है, बड़ी अमाउंट है 777,600। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डेबिट साइड जो है वो हैवी है। हम इसको फिर चेक कर लेते हैं। 152,000 plus 60,000 plus 10,000 plus 290,000 plus 80,000 plus 182,000 plus 3,600। ओके जी, मेरा आइडिया यहाँ पे गलत था। 777,600। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 777,600 एंड 709,200 यहाँ पर ले आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 777,600। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस रियलाइजेशन के अंदर जो है वो लॉस हो रहा है। हम 777,600 में से ये अमाउंट जब माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 709 को 68,400 का लॉस। सो इस रियलाइजेशन के अंदर जो है वो हमें 68,400 का जो है वो लॉस हो रहा है। ओके जी, इस क्वेश्चन में और कोई चीज हमारे पास नहीं रह गई। अब इस हम लॉस को जो है वो ट्रीट करेंगे। अब टोटल लॉस जिस डेसोल्यूशन के ऊपर हमें मिला है वो है 68,400 का। अब इस 68,400 के लॉस को जो है वो हमने तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर देयर रेशियो। अब उनकी रेशियो क्या है उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल रेशियो, वो भी उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है और वो रेशियो थी हमारे पास 5, 3 और 2 की रेशियो। सो तीन पार्टनर्स हैं X, Y और Z। टोटल लॉस जो कंपनी को हो रहा है वो 68,400 का हो रहा है। अब 68,400 के लॉस को हमने तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर X की जो रेशियो है वो 5, 3 और 2 की रेशियो के अंदर 5 है। इसका मतलब टोटल रेशियो जो हमारे पास बनती है 5, 3 और 2, इसका जब हम सम अप करेंगे तो ये टोटल बनता है 10। तो अगर हमने x की निकालनी तो हम कहेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 68,400। y की रेशियो ये है तो हम कहेंगे 3/10 इनटू 68,400। अगर हमने z की निकालनी तो हम कहेंगे 2/10 इनटू
68,400। होप्स कि आपको ये बात समझ आई। आइए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये पार्टनर्स की रेशियो दी हुई है 5, 3 और 2 के लिहाज से। टोटल प्रॉफिट और लॉस के अंदर x का हिस्सा 5 है, 3 का y का हिस्सा 3 है और z का हिस्सा 2 है। तो अब टोटल में से जो x का बनता है वो 5 है। टोटल कितना बनता है? 5, 3, 8 और 2 10। तो 10 में से 5 x का हिस्सा, 10 में से 3 जो है वो y का और 10 में से 2 जो है वो z का। इसको मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 68,400 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 34,200। तो टोटल जो नुकसान हुआ है उसमें 34,200 जो है वो x के जिम्मे चला जाएगा और इसमें से 68,400 में से जो y को मिलेगा वो 20,520 है और जो z के हिस्से में आएगा 68,400 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 13,680। अब सबको सम अप करेंगे तो आपके पास 68,400 ही आ जाएगा। सो हम यहां पे लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स का शेयर, इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, 68,400 को एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट एंड जेड अकाउंट ऐसे लिखा जाएगा। 34,200, 20,520 एंड 13,680 सबका सम अप करेंगे तो हमारे पास 68,400 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो है वो डिसोल्यूशन के अंदर जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज सिर्फ मैं आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट तक ही रखूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो ऐड कर दूंगा। मैं इसको बाइंड अप करते हुए रिपीट करता चलता हूं कि हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो 4 स्टेप पर मुश्तमिल है। उन 4 स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 1 जो है वो डेबिट साइड के ऊपर कैश और बैंक के अलावा तमाम एसेट्स को लिस्ट डाउन करना। स्टेप नंबर 2 क्रेडिट साइड के ऊपर तमाम लायबिलिटीज को लिस्ट डाउन करना। स्टेप नंबर 3 के ऊपर कैश रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स एंड any asset, value of the any asset take over by the partners of the partnership firm, उसकी वैल्यू आएगी। स्टेप नंबर 4 के ऊपर पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स वो यहां पर आएगी एंड कैश पेमेंट ऑफ द फॉर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वो यहां पर आएगा। उसके बाद आप डेबिट और जिस तरह मैंने यहां पर किया डेबिट और क्रेडिट साइड की वैल्यूज को चेक करेंगे। मुझे लगा कि यहां पे क्रेडिट साइड की वैल्यू ज्यादा है लेकिन डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा थी। आपने हमेशा पहले चेक कर लेना है, इसको अलग से टोटल कर लेना है, इसको अलग से टोटल कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा है या क्रेडिट साइड की वैल्यू ज्यादा है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा थी, इसका मतलब ये कि हमारे इसके अंदर हमारा लॉस आएगा। तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आया 777,600। हमने दोनों तरफ लिखा, क्रेडिट साइड का टोटल किया और उसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास 68,400 का लॉस आया। सो डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए हमें इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉस मिला वो 68,400 का। अब इस 68,400 के लॉस को हमने पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसी रेशियो से जिस रेशियो से उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उन्होंने अपनी डिटरमिन कर रखी थी। हमने 5, 3 और 2 ये रेशियो दी गई थी। इन तीनों वैल्यूज का सम लिया 10 आया। इसका मतलब है कि 10 में से 5 जो है वो x का पार्ट है, 10 में से 3 जो है y का पार्ट है और 10 में से 2 जो है वो z का पार्ट है। तो हमने इसी लॉस को 5/10, 3/10 और 2/10 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया तो x के जिम्मे 34,200 का लॉस आया, y के जिम्मे जो है वो 20,520 का और Z के जिम्मे 13,680 का लॉस आया और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। जब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस लॉस को वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी मैं इसको रियलाइजेशन अकाउंट तक ही रख रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।